डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये सभी हमारे पीवाईक्यू हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? तो शिशुओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल है। तो शिशुओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल कौन से हैं? तो पहले तो हम एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में जानते हैं कि एसेंशियल फैटी एसिड की संख्या कितनी है। तो एसेंशियल फैटी एसिड की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? लिनोलिक, लिनोलेनिक तथा ऑर्किडोनिक। हमारा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ शिशुओं की बात हो रही है, तो शिशुओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल कौन से हैं? तो ऑर्किडोनिक है। कौन सा है? ऑर्किडोनिक। ऑर्किडोनिक है। अब हम थोड़ा सा एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में देखते हैं। ये कितने हैं? फैटी एसिड कितने हैं? तो 3 हैं। कौन सा है? लिनोलिक, लिनोलिक है, लिनोलेनिक, लिनोलेनिक तथा ऑर्किडोनिक। ये क्या है? तो ये 3 जो है एसेंशियल फैटी एसिड हैं। ये 3 क्या है? कि ये 3 एसेंशियल फैटी एसिड हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जाता है एसेंशियल फैटी एसिड से भी, इसको याद कर लीजिए। तो शिशुओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल कौन से हैं? तो ऑर्किडोनिक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। पहले तो हम थोड़ा सा फैट के बारे में जानते हैं। फैट कैसा न्यूट्रिएंट है? फैट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है जो है? तो फैट जो है ये कैसा न्यूट्रिएंट है? तो फैट मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। अगर वहीं माइक्रो की बात करें तो माइक्रो के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो हमारा जो मिनरल्स हुआ तथा क्या है, ये मिनरल्स और विटामिन ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ से, और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि 1 ग्राम फैट लेने पर हमें कितनी एनर्जी मिलती है? तो 1 ग्राम फैट लेने पर हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा देने वाले और कौन कौन से जो है ये पोषक तत्व हैं? तो ऊर्जा देने का काम वसा करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है तथा प्रोटीन करता है। ये 3 क्या करते हैं? ऊर्जा देने वाले कार्य करते हैं। प्रोटीन क्या करता है? ये जो है हमारे ऊतकों की मरम्मत करता है, यानी कि ये निर्माणात्मक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। अगर वहीं हम विटामिन की बात करें तो ये कैसा है? तो ये रक्षात्मक पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा किसमें घुलनशील? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के ये क्या है? तो ये वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर वहीं वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बी और सी ये क्या है? ये जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बी और सी। जल में घुलनशील कौन सा है? बी और सी है। अब थोड़ा सा हम इसके रासायनिक नाम के बारे में जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो ए, बी, सी, डी, ई और के इनके रासायनिक नाम के बारे में हम देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, थायमिन है, स्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल तथा फिलोक्विनोल। इसके रासायनिक नाम क्या है? ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, बी का जो है क्या है? थायमिन है, सी का स्कॉर्बिक अम्ल, डी का रेटिनॉल, थायमिन, स्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल तथा के का क्या है? फिलोक्विनोल है। ये क्या है? इसके रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। अगर वहीं पोषक तत्व की बात करें तो पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से हैं? तो जो है प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, जो है विटामिन है और ये जल। ये क्या है? मिनरल्स और जल। ये सभी क्या है? ये सभी जो है 6 पोषक तत्व हैं। अब ये अच्छा, वसा यानी फैट किसमें घुलनशील होता है? फैट किसमें घुलनशील होता है? तो ईथर हुआ, बेंजीन हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, पेट्रोलियम, इन सभी में फैट क्या होता है? वसा यानी कि घुलनशील होता है। वसा किसमें घुलनशील होता है? फैट किसमें घुलनशील है? फैट घुलनशील होता है। तो किसमें होता है? ईथर में होता है,
बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम, फैट किसमें घुलनशील होता है? फैट जो है ईथर में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम आदि में क्या होता है? ये घुलनशील होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, 1 ग्राम फैट लेने पर हमें कितनी एनर्जी मिलती है? तो 1 ग्राम फैट लेने पर हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर वही हम प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन लेने पर हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वही अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने पर हमें कितनी एनर्जी मिलती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वसा, अगर हम 1 ग्राम वसा ले रहे हैं यानी फैट ले रहे हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं घुमा घुमा के क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? ये आपका बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, टीजीटी, पीजीटी, ये सभी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? तो लाइपेज नामक एंजाइम क्या है? लाइपेज एंजाइम जो होता है वो फैट के पाचन के लिए आवश्यक होता है। किसके पाचन के लिए? फैट के। लाइपेज एंजाइम क्या है? तो लाइपेज जो है वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो वसा क्या है? तो वसा एक कार्बनिक यौगिक है। यह ग्लिसरीन एवं वसीय अम्लों का मिश्रण है। ये क्या है? वसा जो है पाचन क्रिया के बाद वसा टूटकर 1 अणु ग्लिसरॉल तथा 3 वसीय अम्ल देता है। पाचन क्रिया के बाद क्या होता है? वसा जब टूटता है तो 1 अणु ग्लिसरॉल तथा 3 वसीय अम्ल ये क्या करता है? ये देता है। तो वसा कैसा यौगिक है? तो वसा जो है ये कार्बनिक यौगिक है। वसा कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। यहाँ से और क्वेश्चंस क्या बनते हैं? वसा जो है हमें कितनी एनर्जी देता है? ये कैसा न्यूट्रिएंट है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो वसा जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। वसा क्या है? तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत हमारा वसा है, कार्बोज, प्रोटीन, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आप इसको नोट कर लीजिए। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत वसा, कार्बोज, प्रोटीन तथा ये फैट आता है। ये वसा, कार्बोज और प्रोटीन आता है। अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? ये हमारा विटामिन हुआ तथा मिनरल्स, विटामिन और ये क्या है? मिनरल्स। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत कौन कौन सा है? वसा, कार्बोज, प्रोटीन है। माइक्रो के अंतर्गत विटामिन और मिनरल्स हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वसा कैसा जो है यौगिक है? तो वसा कार्बनिक यौगिक है। यह जब टूटता है तो हमें कितना ग्लिसरॉल और कितना जो है वसीय अम्ल देता है? तो वसा जो है जब इसका पाचन होता है तो ये टूटकर हमें 1 ग्लिसरॉल तथा 3 वसीय अम्ल क्या करता है? वसीय अम्ल देता है। कितना ग्लिसरॉल और कितना वसीय अम्ल? तो 1 जो है ग्लिसरॉल में ये टूटता तथा 3 वसीय अम्ल देता है पाचन क्रिया के पश्चात। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वसा की कमी से फ्रीनोडर्मा नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? फ्रीनोडर्मा नामक रोग होता है। फ्रीनोडर्मा। इसमें त्वचा, ये वयस्कों तथा बच्चों में भी यह रोग देखने को मिलता है। इसमें त्वचा कैसी हो जाती है? तो इसमें जो है ये जब रोग होता है तो त्वचा जो है कछुए के त्वचा के समान हो जाती है। कैसी होती है त्वचा? तो कछुए के समान हो जाती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो है स्किन पर जो है त्वचा पे फोड़े फुंसी देखने को मिलते हैं। इसमें स्किन पर क्या होते हैं? तो छोटे छोटे फोड़े फुंसी हो जाते हैं। अब ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? तो ये रोग जो है पीठ, पेट, जांघों, कूल्हों में क्या होती है? छोटी छोटी फुंसियां निकल जाती है, जिससे त्वचा कैसी हो जाती है? तो कछुए के समान हो जाती है। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इस रोग में त्वचा कैसी हो जाती है? तो कछुए के समान हो जाती है त्वचा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो शरीर को अभी हमने देखा कि शरीर को सबसे ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो हमारा फैट से प्राप्त होती है। अब कितनी एनर्जी मिलती है इससे हमें? तो इससे हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है वसा से। जब 1 ग्राम हम फैट लेते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है?
1 ग्राम फैट लेने पर हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर हम वही प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितना देता है? प्रोटीन जो है हमें 1 ग्राम लेने पर 4.2 किलो देता है कैलोरी ऊर्जा। अगर वही हम कार्बोज की बात करें तो कार्बोज हमें कितना देता है? कार्बोज भी हमें 4.2 ही किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम अगर हम कार्बोज ले रहे हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? वसा का रासायनिक नाम क्या है? तो वसा को ही हम लिपिड्स कहते हैं। तो वसा का रासायनिक नाम क्या है? तो वसा का रासायनिक नाम ट्राइग्लिसराइड है। क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। इसको भी आप याद कर लीजिए। वसा का रासायनिक नाम क्या है? तो वसा का जो रासायनिक नाम है ट्राइग्लिसराइड है। वसा को ही हम क्या कहते हैं? तो वसा को ही हम लिपिड्स भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। अब जो हमारा यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वसा और तेल में अंतर क्या है? तो वसा जो है क्या करता है? ये 20 डिग्री तापक्रम पर भी ये क्या रहता है? ये ठोस रहता है। अगर वही हम तेल की बात करें तो तेल क्या रहता है? इसी सामान्य तापक्रम पर भी ये क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। वसा क्या होता है? 20 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम पर ये क्या हो जाता है? ये ठोस हो जाता है। जबकि तेल इसी सामान्य तापक्रम पर भी वो क्या रहता है? तो वो द्रव फॉर्म में रहता है। यहाँ से ये भी जो पूछा जाता है कि वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? वसीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तथा सैचुरेटेड फैटी एसिड। और तेल क्या है? तो तेल जो है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी असंतृप्त वसा है। क्या तेल क्या है? असंतृप्त वसा के अंतर्गत आता है। और ये असंतृप्त वसा क्या होता है? तो ये जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो तेल में क्या पाया जाता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन का निर्माण होता है। तो फॉस्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? पहले तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि लिपिड्स को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो लिपिड्स को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? पहला साधारण लिपिड्स, दूसरा संयुक्त लिपिड्स, तीसरा व्युत्पादित लिपिड्स और चौथा क्या है? एस्टेरॉल्स है। तो इसको हम कितने भागों में बांटते हैं लिपिड्स को? तो 4 भागों में बांटते हैं। अब साधारण लिपिड्स को भी हम 2 भाग, इसको भी इसके अंदर हम इसको कई भागों में बांटते हैं। तो साधारण लिपिड्स को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? वसा और तेल, दूसरा मोम में। और अगर वही हम संयुक्त लिपिड्स की बात करें तो इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। सल्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स तथा लिपोप्रोटीन। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है? ये जो है हमारा संयुक्त लिपिड से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी के भाग से। तो फॉस्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण जो है यकृत यानी कि लीवर में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में होता है। अब ये लिपोप्रोटीन, इसको भी अगर हम इसके अंदर देखें तो इसको भी हम 3 प्रकार से देखते हैं। कौन कौन से हैं वो? HDL, LDL, LDL तथा VLDL। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन तथा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? तो HDL होता है। तो हमने ये देख लिया, ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया? ये संयुक्त प्रोटीन यानी कि संयुक्त लिपिड्स यानी कि कंपाउंड लिपिड्स से पूछा गया है कि कंपाउंड लिपिड्स के कितने भाग होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सल्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स तथा लिपोप्रोटीन। ये क्या है? तो ये संयुक्त यानी कंपाउंड लिपिड्स के ये 4 भाग हैं, 4 प्रकार हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। अभी थोड़ा सा हम यकृत यानी लीवर के बारे में भी क्वेश्चन देखते हैं। लीवर जो है क्या है? लीवर दिवस कब मनाया जाता है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, लीवर है। अगर इसके वजन की बात करें तो इसका वजन कितना होता है? तो 1.5 यानी कि 1.5 kg का होता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg का। वजन कितना होता है? 1.5 kg। यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। ये सभी आप याद कर लीजिए।
अच्छा, यकृत जो है पित्तरस कहाँ से, यकृत क्या करता है, तो यकृत जो है पित्तरस का निर्माण करता है और पित्तरस का संचय कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। यकृत अगर बात करें तो यकृत एक दिन में कितना पित्त तैयार करता है, तो 40 औंस पित्त तैयार करता है। तो पित्त कितना यकृत कितना पित्त तैयार करता है, 40 औंस। और पित्तरस का संचय कहाँ होता है, तो ये जो है पित्ताशय में संचित होता है। और निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। ये पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। संचय कहाँ होता है, तो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आपने इसको देख लिया, इनसे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उस पर भी डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।